स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। और इस टॉपिक का एक पार्ट 1 मैं पहले कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े थे। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और एक और कौन सा था कौन सा था थिग्मोट्रॉपिज्म। वेरी गुड। तो ये 5 ट्रॉपिज्म हम कर चुके हैं, 5 ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम कर चुके हैं। उसके आगे का पार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 107 न्यू एडिशन लास्ट पैरा, वहाँ से मैं आप आगे चालू कर रही हूँ। वहाँ तक हमने कर लिया था। इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। एनिमल बॉडीज में कंट्रोल डायरेक्शंस होते हैं टू ग्रोथ। जैसे हमारे हाथ में फिंगर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी फिंगर्स ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। फिक्स जगह है जहाँ से फिंगर्स की ग्रोथ होनी है। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस, नॉट हैप्जैडली। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन बी इधर स्लो और फास्ट। जो कंट्रोल मूवमेंट्स होंगे वो स्लो भी हो सकते हैं और कंट्रोल मूवमेंट्स फास्ट भी हो सकते हैं। इफ फास्ट रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, अगर ऐसा हो कि फास्ट रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, अगर मिले, इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, अगर फास्ट रेस्पॉन्स चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। फास्ट रेस्पॉन्स कब होगा? जब इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रांसफर हो, ठीक है। फॉर दिस, ये जो अब हम आगे के पैरा 2-3 पैरा पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिए, लाइन टू लाइन समझा रही हूँ। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। ट्रांसमिशन का मीडियम क्या अभी तक पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रैपिडली मूव होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि रेस्पॉन्स क्विक हो, जो भी स्टिमुलस मिला उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स क्विक हो, तो हमको क्या करना होगा? हमारा क्या होना चाहिए? जो मीडियम है जिससे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, वो क्विकली रैपिडली वर्क करना चाहिए, मूव होना चाहिए। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। लेकिन अब हम आगे पढ़ने वाले लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पढ़ा था ना, सेंसरी न्यूरॉन्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, बीच में रिले न्यूरॉन्स होंगे, और वहाँ से ब्रेन से मैसेज वापस मसल्स या ग्लैंड्स में जाएगा, इफेक्टर्स में जाएगा, और आप एक्शन लेंगे। तो ये सब कैसे हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। न्यूरॉन्स में क्या ट्रांसमिट हो रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अभी तक हमने पढ़ा, तो उसका क्या लिमिटेशन है? दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, क्योंकि अभी हमने बोला कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ से मैसेज ब्रेन तक गया, उसके बाद वहाँ से मसल्स या ग्लैंड्स तक गया, मीन्स इफेक्टर्स तक गया। तो ये सिर्फ मैसेज कहाँ कहाँ जा सकता है? जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, कनेक्शन है। तो यही ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया। दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी, ठीक है। सारे सेल्स में नहीं जा सकती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कहाँ कहाँ जा सकती है? जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जहाँ जहाँ नर्व हैं, जहाँ नर्वस टिश्यू है, सिर्फ वहीं जा सकती है। वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई कहाँ? इन अ सेल, सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। नर्व सेल, नर्व एक सेल ही है ना, ठीक है। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, नर्व मतलब नर्व सेल मीन सेल, ठीक है। तो वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate or transmit a new impulse. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रीसेट करने में, उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये 2 लिमिटेशंस हो गई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। तो इसके बजाय क्या होना चाहिए हमारी बॉडी में? इसके अलावा और होता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, केमिकल कंपाउंड सीक्रेट होते हैं, और वो अब हम उसके एडवांटेज पढ़ते हैं। पहले ये पैरा कंप्लीट कर लें बुक से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। क्या, किस लिए? मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये आपके एनसीईआरटी से लिखा है मैंने। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू एंड नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी, क्लियर। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक some time to reset its mechanism before it can generate and transmit new impulse, clear. in other words, इन्होंने दूसरी तरह से दिया है, cells cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. और chemical communication मतलब यही हो गया, chemical compound, hormones release होंगे और वो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स या हॉर्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है उसकी क्या एडवांटेज है? स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज हॉर्मोन्स, जो भी सेल्स स्टिमुलेट होंगे वो हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे, विच कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कहाँ से जा रहे थे वो? नर्वस टिश्यू के सेल्स पे जा रहे थे, लेकिन ये दे कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन। यहाँ पर नर्वस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, सभी सेल्स में जहाँ जा सकते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। एंड इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली स्टेडिली हो सकता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन, आप सबकी अभी हाइट इंक्रीज हो रही है, इस एज में हाइट बढ़िया तरह से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपकी पूरी बॉडी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पाँव लंबे हो रहे, पूरी आपकी पूरी इक्वली, ठीक है, पाँव थोड़े ज़्यादा लंबे हो जाते हैं किसी किसी के, लेकिन कोई बात नहीं, इक्वली, ठीक है, बैलेंस्ड वे में आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वो आपके जो हॉर्मोन्स उस टाइम पर रिलीज हो रहे हैं वो ईच एंड एवरी सेल पे जा रहे हैं, एंड इट इज़ डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली, ठीक है। अब पेज 108 सेकेंड पैरा, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब अगर इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये जो कंपाउंड है ये डिफ्यूज होगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, डिफ्यूज होगा कंपाउंड। इफ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, then they would be able to recognize information and even transmit it. अच्छा, ये हमने बोला कि मैसेज हॉर्मोन्स की हेल्प से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। दिस विल बी स्लो हो सकता है, ऑफ कोर्स दिस कैन बी स्लोअर, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स। ये स्लो प्रोसेस हो सकता है, हॉर्मोन्स का रिलीज होना, सेल्स तक पहुंचना, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचना, ये प्रोसेस हो सकता है कि स्लो हो, लेकिन क्या बेनिफिट है? इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, एंड इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली। क्लियर हो गया? तो ये आपका एडवांटेज है हॉर्मोन्स का। दीज कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज वी वुड एक्सपेक्ट। अब इसके बाद हम करेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स भी पढ़ेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? दोज प्लांट हार्मोन्स आर दोज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स बाय कंट्रोलिंग वन और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज या ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करेंगे प्लांट हार्मोन्स। तो 4 तरह के प्लांट हार्मोन्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। इसमें से ये लास्ट वाला तो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ रोकेगा, और बाकी सब ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स और साइटोकिनिन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, और जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। एनसीईआरटी से देखते हैं पेज नंबर 108, लास्ट 2 पैरास। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, कौन सा था? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था हमने, एक एक्टिविटी भी की थी। प्लांट को 3 साइड से हमने कार्डबोर्ड से कवर किया और एक साइड ओपन रखी जहाँ विंडो के पास रखा है प्लांट, और पास में वहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, ओपन पार्ट से सनलाइट आ रही है। तो क्या होगा? अपने आप वो प्लांट पार्ट की बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड सनलाइट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसी के बारे में बात हो रही है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cell to grow longer. Suppose ये हमारे पास एक पार्ट है शूट का, ठीक है, और नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऐसे होगी नॉर्मली, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ग्रो होगा। अब हमने इसको ऐसी जगह रखा है कि यहाँ पर सब जगह कवर्ड है और सनलाइट सिर्फ इस साइड से आ रही है। तो क्या होगा? अपने आप इस साइड ग्रोथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वही हम समझ रहे हैं। ऑक्सिन्स कहाँ पर है? टिप पे। ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट, ठीक है। यहाँ दिया है जब व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब ये ग्रोइंग प्लांट का पार्ट, ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट करेगा लाइट को, तो क्या होगा? ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप, हेल्प्स टू ग्रो लॉन्गर। लेकिन जब लाइट एक साइड से आ रही तो क्या होगा? ऑक्सिन डिफ्यूज करेगा टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट।
ऑक्सीजन, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ था, लाइट इस साइड से आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ था और ये क्या होगा, ऑक्सीजन शेड की तरफ चला जाएगा, जिधर लाइट आ रही है उसकी दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन इस साइड हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन इस साइड है, पहले टिप पे था लेकिन इस साइड से लाइट आ रही है तो अब ऑक्सीजन शेड की तरफ चला गया, तो अब ऑक्सीजन इधर है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इस साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी और इस साइड पे कम ग्रोथ। सोचो, इस साइड पे जब नॉर्मल यहाँ पर है तब तो नॉर्मल ग्रोथ होगी ऐसे, लेकिन अगर इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस साइड कम है तो क्या होगा, अपने आप को कर्व हो जाएगा। इधर ज़्यादा, सोचो ना आप, इधर ज़्यादा ग्रोथ, इधर ज़्यादा ऑक्सीजन है और इधर कम ऑक्सीजन है, तो जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ से ये ऐसे बेंड होने लगेगा, ठीक है, तो टूवर्ड्स लाइट वो बेंड होने लगेगा। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन किधर जाता है, शेड की तरफ जाता है, जिधर लाइट है उसके अपोजिट साइड में वो चला जाता है, उसकी वजह से दूसरी साइड में ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी तो कर्व मिल जाएगा, उसको कर्व हो जाएगा, तो इसलिए वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of shoot which is away from the light. Thus plant appears to bend towards light. तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हार्मोन। इसके बारे में देख लें, ऑक्सीजन क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। सबसे पहली बात, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द टिप पे, ठीक है, और जब सनलाइट किसी डायरेक्शन से आ रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाएगा, शेडी पार्ट में चला जाएगा। ऑक्सीजन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, they promote cell enlargement, they promote cell differentiation and they promote fruit growth। ये सब ऑक्सीजन की वजह से होता है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम बुक से देखते हैं आगे। Another example of plant hormones are gibberellins which like oxygens help in growth of stem। तो ये भी ग्रोथ के लिए ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रमोटर है, ठीक है। इसके बारे में, गिबरलिन्स प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, दे प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन एंड दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तीनों सेम पॉइंट्स इसमें सेम है। इसमें आगे, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कभी स्प्राउट सभी ने खाए होंगे, तो स्प्राउट बनाते हैं हम, उससे किससे, खड़ा मूंग होता है, मूंग देखा ना, ग्रीन कलर के छोटे छोटे बीन्स, ठीक है, तो उसको हम पानी में डाल के रखते हैं, वैसे वो क्या है, डॉर्मेंट स्टेट में, वो सीड डॉर्मेंट स्टेट में। जब उसको सूटेबल कंडीशन मिली, आपने पानी में रखा तो क्या हो, उसको सूटेबल कंडीशन मिली तो वो डॉर्मेंसी उसकी ब्रेक हुई, ठीक है। तो गिबरलिन्स, उस टाइम पे गिबरलिन हार्मोन्स रिलीज होंगे, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स, और बर्ड्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, बुक में दिया है, दे प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds। ठीक है, तो साइटोकिनिन्स का फंक्शन वापस देखेंगे, दे प्रमोट सेल डिवीजन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पता है ना, स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीव्स में, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, दैट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है साइटोकिनिन्स। फ्रूट ग्रोथ में तो कॉमन है, फ्रूट ग्रोथ तीनों में है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट इसमें भी है, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ इन सीड्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ये तो याद करना है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, एजिंग को डिले करेगा, काश हमारी बॉडी में भी एजिंग को डिले करने का कुछ हुआ नहीं चलो, साइटोकिनिन्स डिले द एजिंग इन लीव्स। अब लास्ट में है एब्सिसिक एसिड, बुक से देख लें। These are examples of plant hormones that help in promoting growth। तो ये तीनों ऑक्सीन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकिनिन्स प्रमोट ग्रोथ, क्लियर है, क्लियर, प्रमोट ग्रोथ। आगे है एब्सिसिक, बट प्लांट्स आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग, कहीं कहीं पे ग्रोथ इनहिबिटर की भी जरूरत पड़ती है। एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ ए हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो जहाँ जहाँ आपको ग्रोथ इनहिबिटर चाहिए वहाँ एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, यहाँ था क्या, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, उसका जस्ट उल्टा, प्रमोट करता है डॉर्मेंसी, वो भी ज़रूरी है ना, क्योंकि आप कोई भी सीड आप लेते हो उसी से उसके बाद ही जर्मिनेशन होगा, ठीक है, तो वो डॉर्मेंट स्टेट होना भी ज़रूरी है, तो कौन हेल्प करता है उसमें, एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। बाकी इसका उल्टा, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा था, इधर प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तुमने देखा है जो लीव्स होती हैं ग्रीन से वो अपने आप येलो होती हैं, येलो होने का अपने आप गिर जाती हैं, तो ये अपने आप वो जो गिर रही हैं, अपने आप कैसे गिर रही हैं, हमने नहीं खींचा तोड़ा कुछ नहीं किया तो भी वो गिर रही हैं, क्यों,
बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, ये भी तुमने देखा होगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स अपने आप डिटैच होकर गिर जाते हैं, कई बार होता है ना सब, तो उसमें भी एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया।